अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोनिक। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी करंट। एज यू नो कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है विद इन मेगा और गीगा हर्ट्ज़। इसके अंदर हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स है, शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी एंड लॉन्ग वेव डायथर्मी। तो आज जो हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ शॉर्ट वेव डायथर्मी। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 27.12 मेगाहर्ट्ज़ है और इंटेंसिटी 11 मीटर की होती है। इसके प्रिंसिपल है कि फ्रीक्वेंसी जो है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस का स्क्वायर रूट एंड 2 पाई। इसमें क्या है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हाई फ्रीक्वेंसी करंट है तो ऑब्वियसली हमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमने वहाँ पे पेशेंट को जो है वो हीट अप्लाई करनी है, हीट चाहिए हमें, इसका पर्पस है। तो जो हम लोग कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस लेंगे वो बहुत कम लेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है कि करंट प्रोड्यूस बाय डिस्चार्जिंग अ कंडेंसर थ्रू इंडक्टेंस ऑफ लो ओहमिक रेजिस्टेंस। एज यू नो, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इसमें जो है वो करंट प्रोड्यूस होगी वो लो ओहमिक रेजिस्टेंस से प्रोड्यूस होएगी बाय डिस्चार्जिंग द कंडेंसर थ्रू इंडक्टेंस ऑफ लो ओहमिक रेजिस्टेंस। अगर हम लोग इसकी डायग्राम देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास है एसी मेंस जो कि सप्लाई करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि अगर हम लोग वोल्टेज जो है इनपुट कम अप्लाई करेंगे तो आउटपुट जो है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि अगर हम लोग इनपुट जो है वो ज़्यादा देंगे तो उसको डाउन कर देगा, उसकी वोल्टेज को कम कर देगा और आउटपुट जो है वो हमें कम मिलेगा। जैसा कि हम अगर अपनी डायग्राम में देखें तो इसमें हम लोग अगर 220 वोल्टेज जो है वो एसी करंट जो है वो सप्लाई कर रहे हैं तो स्टेप डाउन जो है वो इसको डिक्रीज़ कर देगा इनटू 20 वोल्ट और स्टेप जो अप जो है वो इसको इंक्रीज़ कर देगा अप टू 4000 वोल्ट। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि स्टेप डाउन जो है वो फर्दर आगे ट्रायोड वॉल्व के साथ अटैच हुआ है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो आगे फर्दर ऑसिलेटर सर्किट के साथ अटैच हुआ है। अब हमारे पास 2 टाइप्स के सर्किट होते हैं, एक ऑसिलेटर सर्किट है और एक हमारे पास जो ब्लू में है वो पेशेंट सर्किट है। पेशेंट सर्किट को हम लोग रेजोनेटर सर्किट भी कहते हैं और ऑसिलेटर सर्किट जो है उसको हम लोग मशीन सर्किट भी कहते हैं। और ऑसिलेटर सर्किट है जहाँ पे जो है वो करंट बनती है और हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो आगे से फर्दर बॉडी को हीट अप करती है। देन पेशेंट सर्किट है वो भी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सर्किट से मिलके बना होता है। और उसके बाद जो ऑसिलेटर सर्किट है उसमें भी हमारे पास एक इंडक्टेंस होता है और एक कैपेसिटेंस होता है। अब अगर हम अपनी डायग्राम में देखें तो हमारे पास एच के जो है पेशेंट सर्किट में कंडेंसर है और ओ पी जो है हम दैट इज़ इंडक्टर कोयल। और उसके बाद हम लोग ऑसिलेटर सर्किट में देखें जो कि मशीन सर्किट है, इसमें ए बी हमारे पास कंडेंसर है और जो बिग वाला ए बी है ये हमारे पास इंडक्टर कोयल है। पेशेंट और ऑसिलेटर जो कोयल है दोनों साथ में अटैच हुई हैं इंडक्टर कोयल्स और इनमें रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे करंट जो है हाई फ्रीक्वेंसी करंट जब बनेगी ऑसिलेटर सर्किट में तो वो पेशेंट सर्किट में जाएगी और हीट जो है वो फिर पेशेंट को रिसीव होगी जिससे कि हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेन रिलीव कर सकते हैं उस एरिया में। सो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास एसी मेंस है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन जो है वो फर्दर ट्रायोड वाल्व के साथ अटैच है जिसमें हमारे पास फिलामेंट है, ग्रिड है जो कि न्यूट्रल इंचार्ज है और एनोड है। और उसके बाद जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो ऑसिलेटर सर्किट के साथ अटैच है। ऑसिलेटर सर्किट में जब करंट हाई फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस होगी तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू दूसरी इंडक्टर कॉइल में जाएगी पेशेंट सर्किट से, फिर फर्दर पेशेंट को हीट रिसीव हो जाएगी। अब हम इसमें देखें कि करंट किस तरह से फ़्लो करती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो एसी सप्लाई जो है 220 वोल्टेज की स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जाएगी विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ इंड्यूस होगी विद इन द फिलामेंट। और फिलामेंट से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, बिकॉज ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट करती है और न्यूट्रल इन चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनका फ्लो होगा टूवर्ड एनोड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव विद इन द ट्रायोड वॉल्व। और इलेक्ट्रॉन्स जब फिलामेंट तक आते हैं तो इसको हीट अप कर देते हैं। इस को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें क्या होगा कि एनोड से फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विद इन ऑसिलेटर सर्किट आएंगे और ऑसिलेटर सर्किट में इंडक्टेंस कॉइल में इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम ए टू बी मूव करेंगे। तो यहाँ पे एक्स और वाई है हमारे पास,
जिसको हम कहते हैं कॉइल टूवर्ड ग्रिड। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो ये ग्रिड में जाना शुरू कर देंगे और ग्रिड को जो है वो नेगेटिवली चार्ज बना देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिलामेंट में फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रिड के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा कि ईएमएफ आके इंड्यूस ना होगी, ना ही ऑसिलेटर सर्किट में है वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट बनेगी। और जब ऑसिलेटर सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी करंट नहीं बनेगी, वहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, तो विद सेल्फ ईएमएफ इंडक्शन होगी वहाँ पे और ये खुद से ही जो है करंट जनरेट करना शुरू कर देगा। और जो इसके पास यहाँ पे कैपेसिटर्स हैं ए और बी इन द ऑसिलेटर सर्किट, उसकी चार्जिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। फिर इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये करंट के फ्लो को कुछ टाइम के लिए तो मेंटेन कर लेगा, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन लिमिट के जब वो करंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर ए और बी जो है जो चार्जिंग हुई थी ड्यूरिंग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ऑसिलेटर सर्किट, वो क्या करेगा कि डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। पहले ए जो है वो पॉजिटिव है और बी जो है वो नेगेटिव है, देन इसके चार्जेस जो है वो रिवर्स हो जाएंगे और करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नो कि करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे फ्रॉम फिलामेंट टू एनोड, देन ए टू बी और फिर वाई टू एक्स, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएंगे और अगेन क्या होगा कि ग्रिड जो है वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगी और ये साइकिल जो है वो रिपीट करता रहेगा अपने आप को। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास एसी वोल्टेज से जब करंट की सप्लाई होगी तो इसमें क्या होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी विद इन द फिलामेंट और ये यहाँ पे फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे। ग्रिड तो न्यूट्रल होती है स्टार्ट में, तो ट्रायोड वाल्व में फिलामेंट टू एनोड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, देन एनोड से फर्दर वो ऑसिलेटर सर्किट में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड देन करंट जो है वो फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में। और उसके बाद हमने देखा कि एट अ सर्टेन पॉइंट जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं विद इन ट्रायोड वाल्व, तो ग्रिड जो है वो नेगेटिव चार्ज बन जाती है। जब ग्रिड नेगेटिव चार्ज हो जाएगी तो ये फर्दर जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको रिपेल करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से करंट जो है वो यहाँ पे ऑसिलेटर सर्किट में प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी। तो ऑसिलेटर सर्किट क्या करना शुरू कर देगा, अपने ए और बी कंडेंसर या कैपेसिटर की चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगा और कुछ टाइम के लिए जो है वो करंट को खुद से मेंटेन करेगा, जिसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और आफ्टर अ सर्टेन लिमिट पॉइंट जब इससे जो ऑसिलेटर सर्किट है वो भी करंट नहीं मेंटेन कर पाएगा, तो ए और बी जो कंडेंसर चार्ज हुए हैं उसकी डिस्चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और करंट जो है वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू कर देगी। और देन अगेन जो है वो ग्रिड जो है वो न्यूट्रल चार्ज हो जाएगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज और इसी तरह से ये साइकिल अपने आप को मेंटेन करता रहेगा और पेशेंट जो है उसको हीट मिल जाएगी थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी करंट और वहाँ पे पेन जो है उसको रिलीफ करने में हेल्प करेगी। सो अभी हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी, जिसमें हमारे पास मशीन सर्किट है और पेशेंट सर्किट है और थ्रू रेजोनेंस इन दोनों सर्किट के दरमियान में जो है वो हीट हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो पेशेंट में ट्रांसफ़र होगी इन दी फॉर्म ऑफ हीट और जो पेन रिलीफ करने में हेल्प करेगी। देन इसकी मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन देखें तो हमारे पास दो मेथड आते हैं फर्दर। फर्स्ट इज़ कंडेंसर एंड कैपेसिटर फील्ड मेथड, सेकंड इज़ केबल मेथड और इंडक्टोथर्मी, जिसमें हमारे पास हेलिक्स और इन दी फॉर्म ऑफ रैप्ट हम केबल को यूज़ कर सकते हैं। और इनमें हीट किस तरह से प्रोड्यूस होगी, विद द हेल्प ऑफ चार्जेस मूवमेंट। ऐसे नो कि जैसे चार्ज मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे इंक्रीज़ करेगी, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे इंक्रीज़ करेगी तो डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे एज इलेक्ट्रोड जो है उसकी प्लेट के चार्जेस के लिहाज से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो अलाइन होंगे और ओवरऑल जो डाइपोल पे चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, बिकॉज वो सारे चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो उसकी मूवमेंट की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो कंडेंसर और कैपेसिटर फील्ड मेथड में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि हम पेशेंट की स्किन पे प्लेस कर देते हैं और वहाँ पे हम लोग इंसुलेटर भी यूज़ करते हैं ताकि वो एक्सेसिव हीटिंग को और बर्न को जो है वो प्रिवेंट कर सके। सो अगर हम लोग डाइपोल्स को देखें तो हम लोग जब एसी में सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास डाइपोल्स हैं, तो दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज।
तो नेगेटिव के पास जो है वो डाइपोल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज अरेंज हो जाएंगे और पॉजिटिव के पास जो है वो नेगेटिव वाले चार्ज अरेंज हो जाएंगे और ओवरऑल जो है वो डाइपोल जो है वो न्यूट्रल ही रहेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब हम इफेक्ट देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करती है और रैपिड ऑसिलेशंस होती है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में हीट प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा फर्मली हेल्ड करके रखता है और जिसकी वजह से जो है वो हीट इतनी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस हो पाती। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक आयंस होते हैं वहाँ पे, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे क्या होता है कि मूव फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर, आयंस जो है वो अपोजिट चार्जेस की तरफ मूव करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पे डाइपोल्स होते हैं जो कि रोटेट करते हैं। और डाइपोल्स जो है वो ओवरऑल तो चार्ज उसका नेगेटिव होता है, लेकिन वो अपने आप को विद चार्जिंग अपने आप को अलाइन कर देते हैं। पॉजिटिव जो है वो नियर नेगेटिव चार्ज प्लेट्स और नेगेटिव चार्जेस नियर द पॉजिटिव चार्जेस प्लेट, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि हीट की प्रोडक्शन हो जाती है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी। और अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ Q इज इक्वल टू Q इज़ हीट और I स्क्वायर RT, वेयर T इज़ द टेम्परेचर, R इज़ द रेजिस्टेंस एंड I इज़ द करंट। सो जॉल्स लॉ को ये फॉलो करता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी और हीट की प्रोडक्शन करता है बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इम्पीडेंस को देखें तो इम्पीडेंस जिसकी कम होती है, फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स और मसल्स, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो उतना ही ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे हीट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। लेकिन इम्पीडेंस जिनका ज़्यादा होता है, इम्पीडेंस आप याद रख लो कोई बैरियर है, फॉर एग्जांपल फैट और फाइब्रस टिश्यू, यू नो कि ये एक ऐसा इंसुलेटर है और हीट जो है वो उसको प्रिवेंट कर सकता है ज़्यादा देर तक, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो थोड़ा होता है, वो लो होता है। देन अगर हम लोग फाइबर्स की अरेंजमेंट के लिहाज से देखें तो अगर हम उसको लॉन्गिट्यूडनली या पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें हीट प्रोडक्शन जो होगी वो सबसे ज़्यादा उसमें होगी जिसकी लो इम्पीडेंस है, फॉर एग्जांपल मसल्स और ब्लड। लेकिन उसके ऑपोजिट क्या है कि अगर डिफरेंट बॉडी टिश्यू है वो ट्रांसवर्सली अटैच है, मतलब 90 डिग्री के एंगल से अटैच हैं टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो वहाँ पे क्या होगा कि हीट जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस होगी जहाँ पे हाई इम्पीडेंस है, फॉर एग्जांपल फाइब्रस टिश्यूज़ या फैट्स। तो अगर हम लोग देखें कि हीट ट्रांसफर बाय मीन ऑफ कंडक्शन, फॉर एग्जांपल हीट इज़ ट्रांसमिटेड टू द जॉइंट, जब हम मसल को हीट अप करेंगे जो कि लो इम्पीडेंस वाले हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि मसल जो है उन जॉइंट को भी सराउंड किया होता है जो डीपली प्लेस है, तो थ्रू द हीट इज़ ट्रांसफर बाय कंडक्शन, तो वो वहाँ पे भी हीट सप्लाई कर देंगे जॉइंट को, और वहाँ पे भी अगर कोई एडिशंस है तो पेन को रिलीव कर सकता है। और दिस इन प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग, तो ये ओवर हीटिंग को भी प्रिवेंट कर देगा क्योंकि वो हीट जो है वो सारी सराउंडिंग एरिया में फैल जाएगी, तो एक जगह कंसनट्रेट होने की वजह से जो ओवर हीटिंग या बर्न के चांसेस होते हैं उसको रिड्यूस कर दे। देन अगर हमें बॉडी में स्पेसिफिक इफेक्ट चाहिए, थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड शुड बी प्रॉपर। तो वो किस तरह से हो सकता है कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हम देखेंगे कि वो कौन सी लगानी चाहिए हम लोग को। फॉर एग्जांपल पैड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, प्लेट इलेक्ट्रोड्स होते हैं और डिस्क इलेक्ट्रोड्स होते हैं। डिस्क इलेक्ट्रोड हम इरेगुलर सरफेसिस पे अटैच करते हैं। देन हमारे पास फ्लैट पैड इलेक्ट्रोड्स हैं, वो थिन और मैलिएबल मेटल प्लेट से कवर्ड होते हैं, इसको हम मोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद प्लेट जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या है, थिक रिजिड मेटल प्लेट के बने होते हैं और इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल है वो हमारे पास रबर और प्लास्टिक है। दैन हम इसके साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोड के लिहाज से देखें तो शुड स्लाइटली लार्जर दैन द एरियाज टू बी ट्रीटेड, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रोड का साइज़ है वो कम या ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से सुपरफिशियल हीटिंग मिलेगी, और जो बॉडी में हमने स्पेसिफिक पार्ट पे हीटिंग चाहिए और उसको पेन रिलीव करना है तो वो वाले इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इलेक्ट्रोड है वो डिफरेंट साइज़ के लिए, जिसमें एक साइज़ है वो ज़्यादा है और एक जो है वो कम है, तो चार्जेस क्या करेंगे वो कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएंगे ऑन द लार्जर इलेक्ट्रोड। उसके बाद सेकंड में है कि हमारे पास अगर हम लोग स्मॉलर इलेक्ट्रोड ले लें कि इलेक्ट्रोड्स का साइज़ जो है वो कम है और बॉडी टिश्यू का साइज़ ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमें सुपरफिशियल हीटिंग मिलेगी और डीपर इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल सकते। देन अगर हम
इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज लेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि हीट जो है वो बहुत ज़्यादा पेरिफेरल में जाएगी और जो हम लोग को डीप हीटिंग है वो नहीं मिल सकेगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाएगी इन पेरिफेरी। तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रोड्स का साइज़ जो है वो बॉडी टिश्यू से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि बॉडी पार्ट जो सेंटर में पड़ा हुआ है उसको मैक्सिमम जो है हीटिंग मिल सके। सो हमने इसमें देखा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, जो कि थिन मेलिएबल मेटल प्लेट की बनी होती है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लैट प्लेट इलेक्ट्रोड देखी जो थिक रिजिड मेटल की बनी होती हैं, ये कन्वेक्स प्लेट इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं इनको। डिस्क इलेक्ट्रोड देखी जो कि इरेगुलर सरफेसिस पे हम अटैच करते हैं, इनमें हमारे पास इंसुलेटर भी होता है जो कि रबर और प्लास्टिक का बना होता है और इसको हम मोल्ड भी कर सकते हैं। देन साइज़ के लिहाज से देखा कि साइज़ जो है इलेक्ट्रोड का थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि ट्रीटमेंट जो है वो उसके मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिल सकें। देन स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड में हम देखेंगे कि डिस्टेंस जो है वो S इज़ ग्रेटर देन S1 प्लस S2 टू प्रोवाइड द हीटिंग इन द टिश्यू। अब हम देखते हैं कि S और S1 और S2 क्या है। तो इसमें हमारे पास अगर हम लोग S1 और S2 को देखें तो दैट इज़ इलेक्ट्रोड के दरमियान में डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे S। और S1 और S2 हम किसको कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स और बॉडी टिश्यू के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम कहेंगे S1 और S2। सो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इनके साइज़ के सम से ज़्यादा होना चाहिए ताकि मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिल सकें। सो अगर हम लोग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्प्रेड होंगी और हम लोग को सुपरफिशियल हीटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जब एडिकेट डिस्टेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड बॉडी टिश्यू तो हम लोग को जितनी हीट रिक्वायर है हमें उतनी ही मिलेगी। बिकॉज अगर कम हीट मिलेगी तो पेन रिलीफ करने में हेल्प नहीं करेगी और ज़्यादा हीट हो जाए तो वो ओवर हीटिंग की वजह से बर्न कॉज कर सकती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत ज़्यादा करीब लगाए होंगे अगर बॉडी से तो उसकी वजह से डीप हीटिंग मिलेगी और जिसकी वजह से बर्न के चांसेस हो सकते हैं। और इलेक्ट्रोड्स अगर हम लोग अनइवन डिस्टेंस पे लगाएंगे, मतलब एक डिस्टेंस ज़्यादा एक साइड पे और एक साइड पे कम है, तो जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस होगा वहाँ पे सुपरफिशियल हीटिंग मिलेगी और जहाँ पे कम डिस्टेंस होगा वहाँ पे डीप हीटिंग मिलेगी और वहाँ पे बर्न के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके अलावा अगर हम लोग पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड के लिहाज से देखें तो हम लोग ट्रांसवर्सली भी अरेंज कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनली भी। अगर हम लॉन्गिट्यूडनली देखें तो अगर हम लोग एंकल पे चाहिए अगर कोई ट्रीटमेंट तो हम लोग नी जॉइंट पे एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे और एक हम लोग एंकल जॉइंट पे लगाएंगे। तो सेम डायरेक्शन ऑफ टिश्यूज़ एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, लेकिन अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन है ऑफ टिश्यू टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम लोग ट्रांसवर्स कहेंगे और इसके भी हम लोग को डिफरेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब लास्ट में हम लोग पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड के लिहाज से देखें तो दैट इज़ कोप्लेनर, जो कि हम स्पाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सेम प्लेन में दो इलेक्ट्रोड जो है वो हम अटैच करेंगे स्पाइन पे और सुपरफिशियल हीटिंग देखने को मिलेगी। मोनोप्लेनर एज द नेम शो कि सिंगल इलेक्ट्रोड है जिसकी वजह से हमें रेडियल फील्ड से सुपरफिशियल हीटिंग मिलेगी। कॉन्ट्राप्लेनर में हमारे पास क्या होता है, ये हम लोग हिप शोल्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स में हम लोग अटैच करेंगे इलेक्ट्रोड्स और डीप हीटिंग के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट पे हमारे पास क्रॉस फायर है जो कि हम पेल्विस, साइनसिस, इथमॉइडल फेशियल साइनसिस या मेस्टॉइड साइनसिस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं और नी जॉइंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस फायर में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन में लगाएंगे इलेक्ट्रोड्स को, देन हम लोग अगेन जो लगाएंगे उसको मीडियल और लेटरल डायरेक्शन में लगाएंगे जिसको हम क्रॉस फायर कहते हैं और मैक्सिमम हीटिंग इफेक्ट जो उनसे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें चाहिए तो इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और उसकी सिलेक्शन भी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो अगर हम लोग थिन मेलिएबल मेटल प्लेट्स को देखें तो उसमें हमारे पास पैड इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेट इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि थिक रिजिड मेटल प्लेट के बने होते हैं। उसके बाद डिस्क इलेक्ट्रोड हैं जो कि हम इरेगुलर सरफेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन साइज़ के लिहाज से हमने देखा कि साइज़ जो है वो इलेक्ट्रोड्स का थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए